जहां इंडिया में प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और बाकी एनबीएफसी कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं, वहां पे गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी जैसे कि मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को दिख सकती है। रीज़न बीइंग, कंपनी का जो कोर बिजनेस है हमारा गोल्ड लोन प्रोवाइड करने का, उसके अंदर अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स उतार दिए हैं, जिसकी वजह से आपने अगर मनप्पुरम का एयूएम देखा होगा 31,000 करोड़ का, उसके अंदर इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनके एयूएम हमारे स्टेगनेंट हैं कुछ महीनों से और कुछ सालों से भी। और कंपनी का अगर मैं कुछ प्लस पॉइंट अगर आपको बताऊं, तो इनके इंडिया में अराउंड 5,000 से ज़्यादा की ब्रांचेस हैं और इनके पास जो लॉकर के अंदर हमारा गोल्ड सिक्योर्ड है वो है हमारा अराउंड 60 मेट्रिक टन्स। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो कि हमारा सिक्योर्ड लेंडिंग में आता है। और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि एक जनरल परसेप्शन रहता है कि जो भी लेडी अपने ज्वेलरी गिरवी रखवाती है, उसके लिए, उस ज्वेलरी के लिए एक बहुत बड़ी इमोशनल वैल्यू ज़रूर होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो ज्वेलरी उनको उनके एंसेस्टर्स ने दी हो, प्लस उनकी कुछ हिस्टोरिक वैल्यू भी हो सकती है उस ज्वेलरी को लेके। तो मेरा एक थीम स्टोरी ये है कि अगर हम एनबीएफसी सेक्टर के अंदर फोकस कर रहे हैं, तो हम अगर गोल्ड लोन कंपनीज जो हैं उन पे ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि ये एक ऐसे पोर्टफोलियो पे काम करते हैं जहाँ पे आपकी गोल्ड गिरवी रखवा के आपको लोन मिलते हैं। और ये एक ऐसा लोन का सेक्टर है जहाँ पे आपकी गोल्ड की वैल्यू जो है वो मेरे हिसाब से अभी पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी अगर एनपीए हो जाए तो आपको जो लोन टू बुक वैल्यू है वो भी अच्छी खासी मिलेगी, प्लस इसके अंदर जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है गोल्ड गिरवी रखवाने से, उससे भी आपका एनपीए जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहते हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहती है और आपने नोटिस किया होगा इनके प्रॉफिट्स इंटैक्ट है। लेकिन फर्दर जो ग्रोथ का इंक्रीमेंटल दिखाई देगा वो कंपटीशन की वजह से काफ़ी कम हो रहा है। प्लस अगर मैं इनके यील्ड की बात करूं जो कि ये अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो वो अभी भी 22% से ऊपर की यील्ड बन रही है। रीज़न बीइंग, इतनी यील्ड पे अगर कोई एनबीएफसी ट्रेड करेगा अपने बैंकिंग कस्टमर्स के साथ, तो कंपटीशन तो बनेगा ही। तो इसलिए इनमें अभी वेट एंड होल्ड की स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब तक इनके बिजनेस मॉडल के अंदर आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तो मेरे हिसाब से ये एक स्टेगनेंट स्टेज पे बिजनेसेस आ चुके हैं। और आप भी इन बिजनेसेस में जब तक ग्रोथ नहीं हो, तो आप एक अपना सिट टाइट और होल्ड स्ट्रेटजी रख सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मुझे तो इनमें नहीं दिखाई दे रही और ये अभी अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे जब तक मार्केट के अंदर कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं भी कुछ ऐसे एनालिसिस करता हूँ और आपको भी हेल्प करूँगा इन चीज़ों के अंदर कि कभी कभी स्टैंड अलोन बिजनेस को देखने से ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिट्स बनेंगे शेयर बाजार के अंदर, क्योंकि आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि अगर एक सेक्टर के अंदर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है जो कि कुछ सालों से बिजनेस में दम दिखाई दे रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन मार्केट, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो हैविली मार्केट कर रहे हैं अपने गोल्ड लोन प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से इनके बिजनेस के अंदर फर्दर ग्रोथ जो है वो इस टाइम रुक चुकी है। तो आप भी ऐसी चीज़ें नोटिस करें और मुझे बताएं। थैंक यू।